अब तक हमने देखा कि पद्मा और चंदा के नए नए विवाह शुरुआत से ही कठिनाइयों में घिर गए। पद्मा अपने पति के ठंडे, उदारवादी और बौद्धिक विचारों से जूझ रही है, वहीं चंदा अपनी सास के क्रोध का सामना कर रही है। क्या वे इन परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढाल पाएंगी और अपने विवाह को संभाल सकेंगी? आइए इस भाग में सुनते हैं पद्मा की कहानी। दिल्ली, 5 फरवरी 1926। प्यारी चंदा, क्या लिखूं, मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। हाय, वह चले गए। मेरे विनोद का 3 दिन से पता नहीं। निर्मोही चला गया, मुझे छोड़कर बिना कुछ कहे सुने चला गया। अभी तक रोई नहीं। जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूँ कि 2-4 दिन में आएंगे, एक काम से काशी गए हैं। मगर जब रोंगी तो यह शरीर उन आंसुओं में डूब जाएगा, प्राण उसी में विसर्जित हो जाएंगे। छलिए ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रोज की तरह उठा, भोजन किया, विद्यालय गया, नियत समय पर लौटा, रोज की तरह मुस्कुराकर मेरे पास आया। हम दोनों ने जलपान किया, फिर वह दैनिक पत्र पढ़ने लगे। मैं टेनिस खेलने चली गई। इधर कुछ दिनों से उन्हें टेनिस से भी कुछ प्रेम न रहा था। मैं अकेली ही जाती थी। लौटी तो रोजी की तरह उन्हें बरामदे में टहलते और सिगार पीते देखा। मुझे देखते ही वह रोज की तरह मेरा ओवरकोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे, मगर वह ज्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे। जब ओस अधिक पड़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले आए। उसी वक्त वह बंगाली महिला आ गई जिनसे मैंने वीणा सीखना शुरू किया है। विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे। संगीत उन्हें कितना प्रिय है यह तुम्हें लिख चुकी हूँ, कोई नई बात नहीं हुई। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया। फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई, वह रोज की तरह अपने कमरे में लिखने पढ़ने चले गए। मैं जल्द ही सो गई, लेकिन जब वह मेरे कमरे में आए तो मेरी आंख खुल गई। मैं नींद में कितनी बेखबर पड़ी रहूं, उनकी आहट पाते ही आप आंखें खुल जाती हैं। मैंने देखा वह अपना हरा शॉल ओढ़े खड़े थे। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आओ, खड़े क्यों हो, और फिर सो गई। बस प्यारी बहन, वही विनोद के अंतिम दर्शन थे। कह नहीं सकती वह पलंग पर लेटे या नहीं। इन आंखों में न जाने कौन सी महानिद्रा समाई हुई थी। प्रातः उठी तो विनोद को न पाया। मैं उनसे पहले उठती हूँ, वह पड़े सोते रहते हैं। पर आज वह पलंग पर न थे, शॉल भी न था। मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए हों। स्नान गृह में चली गई। आध घंटे में बाहर आई, फिर भी वह न दिखाई दिए। उनके कमरे में गई, वहां भी न थे। आश्चर्य हुआ, इतने सवेरे कहाँ चले गए। सहसा खूंटी पर आंख पड़ी, कपड़े न थे। किसी से मिलने चले गए या स्नान के पहले सैर करने की ठानी। कम से कम मुझसे कह तो देते, संशय में तो जी न पड़ता। क्रोध आया, मुझे लौंडी समझते हैं। हाजिरी का समय आया, बैरा मेज पर चाय रख गया। विनोद के इंतजार में चाय ठंडी हो गई। मैं बार बार झुंझलाती थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। ठान ली थी कि आज ज्यों ही महाशय आएंगे ऐसा लताड़ूंगी कि वह भी याद करें। कह दूंगी, आप अपना घर लीजिए, आपको अपना घर मुबारक रहे। मैं अपने घर चली जाऊंगी, इस तरह तो रोटियां वहां भी मिल जाएंगी। जाड़े के 9 बजने में देर ही क्या लगती है। विनोद का अभी पता नहीं। झल्लाई हुई उनके कमरे में गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दूं। साफ साफ लिख दूं कि इस तरह अगर रहना है तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकती। मैं जितना ही तरह देती जाती हूँ उतना ही तुम मुझे चिढ़ाते हो। बहन, उस क्रोध में संतप्त भावों की नदी सी मन में उमड़ रही थी। अगर लिखने बैठती तो पन्नों के पन्ने लिख डालती। लेकिन आह, मैं तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी, वह पहले ही भाग चुके थे। ज्यों ही मेज पर बैठी, मुझे पैड में उनका एक पत्र मिला।
मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और सरसरी निगाह से पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे, पांव थरथराने लगे। जान पड़ा कमरा हिल रहा है। एक ठंडी लंबी हृदय की चीरने वाली आंख खींचकर मैं कौंच पर गिर पड़ी। पत्र यह था, प्रिय, 9 महीने हुए जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य हुआ था। उस वक्त मैंने अपने को धन्य माना था। आज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है, फिर भी मैं अपने को धन्य मानता हूं। मुझे जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम खुश होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती तो मैं जबरदस्ती क्यों पड़ा रहूं। इससे तो यह कहीं अच्छा है कि हम और तुम अलग हो जाएं। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तुम भी जैसी हो वैसी ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की संभावना कहाँ। मैं विवाह को आत्मविकास का साधन समझता हूँ। स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है, वरना मैं विवाह की कोई जरूरत नहीं समझता। मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी, और शायद इससे अच्छे रूप में। वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है। घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की जरूरत नहीं। जीविका एक बहुत ही गौण प्रश्न है। जिसे ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं वह कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही और केवल यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्मोन्नति में सहायक हों। जहाँ अनुराग हो वहीं विवाह है, और अनुराग ही आत्मोन्नति का मुख्य साधन है। जब अनुराग न रहा तो विवाह भी न रहा। अनुराग के बिना विवाह का अर्थ ही नहीं। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम मुझे अनुराग की सजीव मूर्ति सी नजर आई थी। तुम में सौंदर्य था, शिक्षा थी, प्रेम था, स्फूर्ति थी, उमंग थी। मैं मुग्ध हो गया। उस वक्त मेरी अंधी आंखों को यह न सूझा था कि जहां तुम में इतने गुण थे वहां चंचलता भी थी, जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती है। तुम चंचल हो, गजब की चंचल, जो उस वक्त मुझे न सूझा था। तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, न कम न ज्यादा। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था, क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसी की सबसे अधिक जरूरत है। संसार भर में पुरुषों के विरुद्ध क्यों इतना शोर मचा हुआ है? इसीलिए कि हमने औरतों की आज़ादी छीन ली है और उन्हें अपनी इच्छाओं की लौंडी बना रखा है। मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता। तुम अपनी स्वामिनी हो। मैं जब तक समझता था तुम मेरे साथ स्वेच्छा से रहती हो, मुझे कोई चिंता न थी। अब मुझे मालूम हो रहा है तुम स्वेच्छा से नहीं, संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो। 2 ही 4 दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है। इसलिए अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं कहीं भाग कर नहीं जा रहा हूँ, केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूँ, और इतनी दूर हटा जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिंतता हो जाए। अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है तो मैं तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता। अगर मैं समझता कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधक हो रही हो तो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया होता। मैं धर्म और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्व यही है, मूल्य यही है। मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है, वह उनके पास भेज देना। रुपए की कोई चिंता मत करना। मेरे अकाउंट में अभी इतने रुपए हैं जो तुम्हारे लिए कई महीने को काफी हैं, और उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी। मैं समझता हूँ मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है। इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं करना चाहता। जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो, बैंक से मेरा पता पूछ लेना, मगर 2-4 दिन के बाद। घबराने की कोई बात नहीं। मैं स्त्री को अबला या अपंग ही नहीं समझता। वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, अगर करना चाहे। अगर अब या अब से 2-4 महीना, 2-4 साल पीछे तुम्हें मेरी याद आवे, तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो, तो मुझे केवल 2 शब्द लिख कर डाल देना। मैं तुरंत आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने दिन कटे हैं वह मेरे लिए स्वर्ग स्वप्न के दिन होंगे।
जब तक जीऊंगा इस जीवन की आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगा। आह, इतनी देर तक मन को रोके रहने के बाद आंखों से एक बूंद आंसू गिर ही पड़ा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें चंचल कहा। अचंचल कौन है? जानता हूं कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकालकर फेंक दिया है, फिर भी इस 1 घंटे में कितनी बार तुमको देख देख कर लौट आया हूं। मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता। तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था, है और रहेगा। मैं विवाह में आत्मा को सर्वोपरि रखना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूँ जो 2 स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। वह प्रेम नहीं जिसका आधार पराधीनता है। बस, अब और कुछ न लिखूंगा। तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है, पर दूंगा नहीं, क्योंकि तुम अपना भला और बुरा खुद समझ सकती हो। तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है। फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रहा जाता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शोहदों की कमी नहीं है। उनसे बचकर रहना। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ रहो आनंद से रहो। अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना। तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूँ। क्षमा करना। क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं? हाय, जी चाहता है एक बार फिर देख आऊं, मगर नहीं जाऊंगा। तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद। बहन, यह पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई उसका तुम अनुमान कर सकती हो। रोई तो नहीं, पर दिल बैठा जाता था। बार बार जी चाहता था कि विष खाकर सो रहूं। 10 बजने में अब थोड़ी ही देर थी। मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष को विनोद का पत्र दिया। यह एक मद्रासी सज्जन है। मुझे बड़े आदर से बिठाया और पत्र पढ़कर बोले, आपको मालूम है वह कहाँ गए हैं और कब तक आवेंगे? इसमें तो केवल 1 मास की छुट्टी मांगी गई है। मैंने बहाना किया, वह एक आवश्यक कार्य से काशी गए हैं, और निराश होकर लौट आई। मेरी अंतरात्मा सहस्त्रों जिह्वा बनकर मुझे धिक्कार रही थी। कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने टेक कर मैंने जितने पश्चातापपूर्ण शब्दों में क्षमा मांगी है, यह अगर किसी तरह उनके कानों तक पहुंच सकती तो उन्हें मालूम होता कि उन्हें मेरी ओर से कितना भ्रम हुआ। तब से अब तक मैंने कुछ भोजन नहीं खाया और न 1 मिनट सोई। विनोद मेरी क्षुधा और निद्रा भी अपने साथ लेते गए, और शायद इसी तरह 10-5 दिन उनकी खबर न मिली तो प्राण भी चले जाएंगे। आज मैं बैंक तक गई थी, पर यह पूछने की हिम्मत न पड़ी कि विनोद का कोई पत्र आया। वह सब क्या सोचते कि यह उनकी पत्नी होकर हमसे पूछने आई है। बहन, अगर विनोद न आए तो क्या होगा? मैं समझती थी वह मेरी तरफ से उदासीन है, मेरी परवाह नहीं करते, मुझसे अपने दिल की बातें छिपाते हैं। उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूँ। अब मालूम हुआ मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी। उनका मन इतना कोमल है, यह मैं जानती तो उस दिन क्यों भुवन को मुंह लगाती। मैं उस अभागे का मुंह तक न देखती। इस वक्त तो उसे देख पाऊं तो शायद गोली मार दूं। जरा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो। बहन, आप मुझे स्वाधीन बनाने चले थे। अगर स्वाधीन बनाते तो भुवन से जरा देर मेरा बातचीत कर लेना क्यों इतना अखरा? मुझे उनकी अविचलित शांति से चिढ़ होती थी। वास्तव में उनके हृदय में इस जरा सी बात ने जितनी अशांति पैदा कर दी शायद मुझ में न कर सकती। मैं किसी रमणी से उनकी रुचि देखकर शायद मुंह फुला लेती, ताने देती, खुद रोती, उन्हें रुलाती, पर इतनी जल्दी भाग न जाती। मर्दों का घर छोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना। औरतें ही घर छोड़कर मैके भागती हैं, या कहीं डूबने जाती हैं, या आत्महत्या करती हैं। पुरुष निर्द्वंद्व बैठे मूछों पर ताव देते हैं, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, पुरुष ही भाग खड़ा हुआ। इस अशांति की थाह कौन लगा सकता है? इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है? मैं तो अगर इस वक्त विनोद के चरणों पर पड़े पड़े मर जाऊं तो समझूं मुझे स्वर्ग मिल गया। बस, इसके सिवा मुझे अब और कोई इच्छा नहीं है।
इस अगाध प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया। विनोद मुझसे भागे तो, लेकिन भाग न सके। वह मेरे हृदय से, मेरी धारणा से इतने निकट कभी न थे। मैं तो अब भी उन्हें अपने सामने बैठे देख रही हूँ। क्या मेरे सामने फिलॉसफर बनने चले थे? कहाँ गई आपकी वह दार्शनिक गंभीरता? यूं अपने को धोखा देते हो, यूं अपनी आत्मा को कुचलते हो। अब की तो तुम भागे, लेकिन फिर भागना तो देखूंगी। मैं ना जानती थी कि तुम ऐसे चतुर बहुरूपीय हो। अब मैंने समझा, और शायद तुम्हारी दार्शनिक गंभीरता की समझ में भी आया होगा कि प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के उन्मत्त सागर में थपेड़े खा सकता है, पर अवहेलना की एक चोट भी नहीं सह सकता। बहन, बात विचित्र है, पर है सच्ची। मैं इस समय अपने अंतस्थल में जितनी उमंग, जितने आनंद का अनुभव कर रही हूँ, याद नहीं आता कि विनोद के हृदय से लिपटकर भी कभी पाया हो। तब एक पर्दा बीच में था, अब कोई पर्दा बीच में नहीं रहा। मैं उनको प्रचलित प्रेम व्यापार की कसौटी पर कसना चाहती थी। यह फैशन हो गया है कि पुरुष घर में आए तो स्त्री के वास्ते कोई तोहफा लावे। पुरुष रात दिन स्त्री के लिए गहने बनवाने, कपड़े सिलवाने, बेल, फीते, लेस खरीदने में मस्त रहे। फिर स्त्री को उससे कोई शिकायत नहीं। वह आदर्श पति है, उसके प्रेम में किसे संदेह हो सकता है। लेकिन उसी प्रेयसी के मृत्यु के तीसरे महीने वह फिर नया विवाह रचाता है। स्त्री के साथ अपने प्रेम को भी चिता में जला आता है। फिर वही स्वांग इस नई प्रेयसी से होने लगते हैं। फिर वही लीला शुरू हो जाती है। मैंने यही प्रेम देखा था और इसी कसौटी पर विनोद को कस रही थी। कितनी मंद बुद्धि हूं, छिछोरेपन को प्रेम समझे बैठी थी। कितनी स्त्रियां जानती हैं कि अधिकांश ऐसे ही गहने, कपड़े और हंसने बोलने में मस्त रहने वाले जीव लंपट होते हैं। अपनी लंपटता को छिपाने के लिए वे यह स्वांग भरते रहते हैं। कुत्ते को चुप रखने के लिए उसके सामने हड्डी के टुकड़े फेंक देते हैं। बेचारी भोली भाली स्त्री अपना सर्वस्व देकर खिलौना पाती है और उन्हीं में मग्न रहती है। मैं विनोद को उसी कांटे पर तौल रही थी, हीरे को साग के तराजू पर रखे देती थी। मैं जानती हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है और वह अटल है कि विनोद की दृष्टि कभी किसी पर स्त्री पर नहीं पड़ सकती। उनके लिए मैं हूँ, अकेली मैं हूँ। अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। बहन, मेरी तो मारे गर्व और आनंद के छाती फूल उठी है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना अचल, इतना स्वरक्षित किसी हृदयेश्वरी को नसीब हुआ है? मुझे तो संदेह है, और मैं इस पर भी असंतुष्ट थी। यह न जानती थी कि ऊपर बबूले तैरते हैं, मोती समुद्र की तह में ही मिलते हैं। हाय, मेरी इस मूर्खता के कारण मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन सर्वस्व न जाने कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, न जाने किस दशा में होंगे, न जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही होंगी। प्यारे, तुमने मेरे साथ कुछ कम अन्याय नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें निष्ठुर समझा तो तुमने तो मुझे उससे कहीं बदतर समझा। क्या अब भी पेट नहीं भरा? तुमने मुझे इतनी गई गुजरी समझ लिया कि इस अभागे भुवन, मैं ऐसे ऐसे 1,00,000 भुवनों को तुम्हारे चरणों पर भेंट कर सकती हूँ। मुझे तो संसार में ऐसा कोई प्राणी ही नजर नहीं आता जिस पर मेरी निगाह उठ सके। नहीं, तुम मुझे इतनी नीच, इतनी कलंकिनी नहीं समझ सकते। शायद वह नौबत आता तो तुम और मैं दो में से एक भी इस संसार में ना होता। बहन, मैंने विनोद को बुलाने की, खींच लाने की, पकड़ मंगाने की एक तरकीब सोची है। क्या कहूँ, पहले ही दिन यह तरकीब क्यों न सूझी। विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता, और वह कौन सा पत्र पढ़ते हैं मैं यह भी जानती हूँ। कल के पत्र में यह खबर छपेगी, पद्मा मर रही है, और परसों विनोद यहाँ होंगे। रुक ही नहीं सकते। फिर खूब झगड़े होंगे, खूब लड़ाइयाँ होंगी। अब कुछ तुम्हारे विषय में। क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इसलिए जलती है कि तुम सुंदरी हो, शिक्षित हो? खूब।
और तुम्हारे आनंद भी विचित्र जीव मालूम होते हैं। मैंने तो सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो, पर उसकी निगाह अप्सराओं ही पर जाकर पड़ती है। फिर आनंद बाबू तुमसे क्यों बिचकते हैं? जरा गौर से देखना, कहीं राधा और कृष्ण के बीच में कोई कुब्जा तो नहीं। अगर सास जी यूं ही नाक में दम करती रहे तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपनी झोपड़ी अलग बना लो, मगर जानती हूं तो मेरी यह सलाह न मानोगी, किसी तरह न मानोगी। इस सहिष्णुता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। पत्र जल्द लिखना, मगर शायद तुम्हारा पत्र आने के पहले ही मेरा दूसरा पत्र पहुंचे। तुम्हारी पद्मा। पद्मा के लिए तो हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। रिश्ते कितनी जल्दी उलझ जाते हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, अपनी परेशानियों के बीच भी पद्मा अपनी सहेली की खुशी के लिए चिंतित है। लेकिन चंदा परंपरागत और समर्पित है। उसकी सास का क्रोध उसके लिए कोई नई बात नहीं है। वह तो इन परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल ही लेगी, है ना? इस कहानी का अंत क्या मोड़ लेता है, देखेंगे अगले भाग में, जो जल्द ही आने वाला है।